नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ खास बातचीत में जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु कुहाड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना लांबा जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार जी। अभिमन्यु कुहाड़ जी, पंजाब सरकार द्वारा शंभू और खनौरी बॉर्डर खाली करवा चुके हैं। अब आपकी क्या रूपरेखा है? क्या किसान आंदोलन पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है? देखिए, मेरा मानना है कि जो ये पूरी एक अलोकतांत्रिक, अनैतिक और असामाजिक जो कार्रवाई करी गई, इसमें कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के तालमेल से ही हुई है। मैं 2-3 पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि पहले जब भी हमारी मीटिंगें होती थी इस आंदोलन के दौरान, 19 तारीख से 19 मार्च से पहले हमारी 6 मीटिंगें हुई। वो सारी मीटिंगें शाम को 5 बजे शुरू होती थी चंडीगढ़ में जी। और जब हमारी 22 फरवरी को आखिरी मीटिंग हुई थी, सेकंड लास्ट मीटिंग, तो उस समय भी हमें ये कहा गया था कि हम 19 मार्च को शाम को 5 बजे मिलेंगे। लेकिन 18 मार्च को अचानक से हमें लेटर आता है सरकार का कि 19 तारीख वाली मीटिंग 11 बजे होगी। वो अचानक से वो समय बदला गया। अब वो किन वजहों से बदला गया, क्यों बदला गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कयास लगा सकते हैं हम लोग, विश्लेषण कर सकते हैं, सच्चाई तो आने में समय लगेगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो समय इसलिए बदला गया हो ताकि 4-5 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगी और फिर पुलिस को अपना एक्शन करने में आसानी रही। ये भी एक हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही है, लेकिन हो सकता है। मंत्री ये कह रहे थे कि जब हमने सवाल पूछा कि भाई आपने टाइम बदल दिया, ये आप थोड़ा पहले बता देते, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम तो पार्लियामेंट छोड़ के आए हैं, हम तो आपके लिए समय निकाल के आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूँ मुन्ना भाई, आप भी काफी कवर करते हैं, पूरा हरियाणा आपके नाम से परिचित है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई हमें अपने पास बुलाता है मीटिंग करने के लिए और वहां मीटिंग करने जब हम कर रहे हो या करने के लिए जा रहे हो या मीटिंग करके वापस आ रहे हो, उस समय अगर जो हमें इनवाइट कर रहा है मीटिंग के लिए उसी से जुड़े हुए अगर लोग उसी से जुड़ी हुई मशीनरी के पार्ट अगर हमारे ऊपर हमला करते, तो जिसने हमें बुलाया था उसकी भी तो जिम्मेदारी पड़ेगी ना। वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता है? हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंटों का एक स्टेट मशीनरीज का तालमेल होता है। तालमेल से ही सारी चीजें चलती है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर में। तो उस फेडरल स्ट्रक्चर में जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हमें बुलाया था, केंद्र सरकार ने हमें बुलाया, उसके बाद वापस आते समय हमारे चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पे जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को गिरफ्तार किया गया, हम सब लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया, बुलडोजर चलाए गए मोर्चे के ऊपर, सामान चोरी कराया गया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। जी कुहाड़ साहब, क्या जो किसान आंदोलन कर रहे थे, पंजाब सरकार बुलावा देकर आपको बुलाती है, ऐसा बर्ताव करेंगे क्या? थोड़ा बहुत अंदेशा आपको पहले था कि कैसा बर्ताव हो मुन्ना सकता भाई, आप देखिए, मुझे लगता है मैं एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड रखें जैसा आपने पत्रकारिता में रखा। आप ये फैक्चुअली करेक्ट कीजिए। पहले पंजाब सरकार ने नहीं बुलाया था हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भारत का कृषि मंत्रालय आता है। तो भारत के कृषि मंत्रालय ने, कृषि मंत्री हमारे देश के शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के मंत्रालय ने हमें इनवाइट किया था लेटर देके, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब सवाल आया आपका कि भाई क्या हमें पहले से अंदेशा था क्या? देखिए, इस तरीके हमने मीटिंग के दौरान पूछा ये हमारी लीडरशिप ने पंजाब के मंत्रियों से कि भाई आप ये हमें सुनने में आ रहा है या फोर्सेस को मोबिलाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम मोर्चों के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, आटे में नमक के बराबर भी संभावना नहीं है और ये तो नशे के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी की जा रही है, उस वजह से ये हो रहा है। तो ऐसा आप भी मुन्ना भाई, आपने भी खूब इतिहास पढ़ा होगा, आप देखिए कि आपको ना सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास में भी ऐसा वाक्य आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा जब कोई सरकार बातचीत का न्योता दे, बातचीत के लिए बुलाए लिखित न्योता देके और फिर उसी दौरान धोखे से बंधक बना ले। ये आपको दुनिया भर के किसी आंदोलन में नहीं दिखेगा कि सरकारें पहले बातचीत के लिए बुलाएं और फिर बंधक बना लें, लेकिन ये शर्मनाक चीज अब की बार हुई है। तो हमें ये लगता था कि भाई आज तक हमने तो पढ़ा नहीं था, आपने कहीं सुना हो तो आप भी बता दीजिए कि सरकार बातचीत के लिए खुद बुलाए और फिर सरकारें खुद ही बंधक बना ले।
तो हमें तो ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की कार्रवाई सरकार द्वारा करी जाएगी। जब 4 मई के लिए मीटिंग दे दी गई है तो ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। लेकिन मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, आजादी का आंदोलन था वो भी 90 साल चला। जेपी आंदोलन था वो भी बहुत लंबे समय तक चला। अन्य आंदोलन होते हैं देश भर में, दुनिया भर में सत्याग्रह के आंदोलन हुए, वो बहुत लंबे चले। तो आंदोलनों में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन कॉज के प्रति, लक्ष्य के प्रति हमारे अंदर पूरी कमिटमेंट है, पूरा समर्पण भाव है। और एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को सरदार जगदीश सिंह डलेवाल जी के नेतृत्व में, दोनों फोरमों के नेतृत्व में अंजाम तक पहुंचाएंगे, जीत तक पहुंचाएंगे। उसका स्वरूप क्या होगा वो मीटिंग करके आने वाले दिनों में तय करेंगे। अभिमन्यु कौड़ा हमारे साथ खास बातचीत में किसान नेता मौजूद हैं। सरकार ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। दिल्ली लुधियाना व्यापारी वर्ग बहुत दुखी था और लगभग नई इंडस्ट्री पंजाब में आ नहीं रही थी। और नशा का जो हमने प्लान बनाया था, कहीं कहीं नशे पे भी हम काम नहीं कर पा रहे थे। ये सड़क मार्ग बंद होने के बाद किसान आंदोलन, इस वजह से किसान आंदोलन पंजाब सरकार कर रही है, हमें हटाना पड़ा। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि गैर जरूरी बातें हैं। आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं। सारे लोग, कोई भी वर्ग में सब आदमी एक समान नहीं होते। व्यापारियों की मैंने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी कि भाई ठीक है, हमारे इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, हमारे हित को भी ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन किसानों की बातों को भी सुना जाना चाहिए। और इस तरीके से किसानों को कुचलना कतई ठीक नहीं है। व्यापारियों ने ये भी कहा, अखबारों में छपा, व्यापारियों की खुद स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उनके पदाधिकारियों के स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, अभी हरियाणा सरकार ने थोड़ा एक बेहतर कदम उठाया, मैं उसको बेहतर कदम मानता हूँ। उन्होंने 1966 के सीड्स एक्ट में परिवर्तन कर दिया, सीड्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 ले आए, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि अगर कोई प्रोड्यूसर, कोई कंपनी वाला अगर नकली बीज बनाता पकड़ा गया तो पहली बार में उसको कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 2 साल तक की सजा होगी। कम से कम 1 लाख, अधिक से अधिक 3 लाख का जुर्माना होगा। तो कुछ व्यापारी लोग तो, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले, बड़े बड़े प्रोड्यूसर उसके विरोध में भी उतरे, कह रहे हैं कि हम बीज की सप्लाई बंद कर देंगे। तो क्या वो व्यापारी ठीक काम कर रहे हैं? ये क्या वो इस तरीके से वो एक गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से क्या ये दबाव बनाने का कार्य नहीं है क्या? अरे भाई, क्या आप नहीं चाहते वो लोग कि किसान को अच्छा बीज मिले, किसान को बेहतर बीज मिले, उसकी प्रोडक्शन अधिक से अधिक बढ़े, हमारी फूड सप्लाई भी अच्छी हो? क्या वो नहीं चाहते इस बात को क्लियर करें? तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कि भाई कोई व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। केवल 8-10 किलोमीटर का चक्कर काट के उनको जाना पड़ता था। तो ये सब गैर जरूरी बातें हैं। असल में सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को जेल में जाने से बचाना चाहती थी। और उन्होंने सेंटर के साथ तालमेल करके इसलिए किसान मोर्चे पर हमला किया। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। जो शराब घोटाले के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो उनके ऊपर जांच चल रही है, उससे बचने के लिए उन्होंने इस तरीके से किसानों के ऊपर हमला किया। क्योंकि अब तक जो हमारी मीटिंग्स हुई थी, जो रिसेंटली 3 मीटिंग हुई थी मुन्ना भाई, मैं आपको बताऊं, इतनी डिटेल में एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर बात हुई है जो पहले कभी नहीं हुई होगी। पूरे तथ्यों के आधार पर हुई है, सरकार के हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। आखिरी मीटिंग में कृषि मंत्री जी ने कहा कि भाई जो फैक्ट्स, जो फिगर्स आपने ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के साथ हमें दिए, जो हमने मांगे थे, हमने उनको पूरा स्टडी किया और उसमें हमारे 4-5 कुछ प्रश्न है, 4-5 कुछ सवाल है, ये दिक्कतें आ सकती हैं। हमने कहा कि हमें नहीं लगता ये दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार का मानना था ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। सरकार ने कहा हम भी सोचेंगे, इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन करेंगे, आप भी डिस्कशन कीजिए। यानी स्टेप वाइज स्टेप सारा डिस्कशन आगे बढ़ रहा था। तो जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया के माध्यम से भी हमारी बात, हमारी आवाज और किस तरीके से किसानों का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है, वो सारी बात जब पूरे देश में पहुंच रही थी तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात की भी घबराहट थी कि भाई सरकार का पक्ष हल्का पड़ रहा है। क्योंकि किसान तो सच के रास्ते पे खड़े हैं, किसान तो न्याय के रास्ते पे खड़े हैं, किसान तो हक के रास्ते पे खड़े हैं। जो भी हमने फैक्ट्स और जानकारियां रखी, फिगर्स रखे, वो हमने सरकारी पोर्टल्स पे से उठा के रखे। अब सरकारी पोर्टल्स के उपलब्ध जानकारी को सरकार चैलेंज थोड़ी कर सकती है। उसको ये थोड़ी कहेगी कि ये झूठ जानकारी आपने दे दी। अगर वो ये कहेगी कि उसके खुद के पोर्टल पे झूठ जानकारी, इसका मतलब वो देश को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो एक नरेटिव बन रहा था सरकार के खिलाफ कि भाई किसान सही कह रहे हैं और सरकार गलत कर रही है, तो सरकार उससे भी कहीं ना कहीं घबराई हुई थी और उसी के मद्देनजर ये हमला कराया था। जी अभिमन्यु जी, हमारा सवाल रहेगा, पंजाब पुलिस का ऐलान है अब आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं चलने देंगे पंजाब में किसी भी सूरत में। एक सबसे बड़ा प्रश्न यह रहेगा अभिमन्यु जी, आपने अक्सर कहा है राजनीतिक और गैर राजनीतिक, तो क्या अब दोबारा से आंदोलन खड़ा होगा, ये भी जानना चाहेंगे। अब हरियाणा के हर जिले में आप जा रहे हैं,
तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों कोई बड़ा आंदोलन दोबारा से खड़ा कर रहे हैं? देखिए इसके देखिए साथ साथ राजनीतिक और गैर राजनीतिक फिर वही बात आके खड़ी होगी, क्योंकि आपने कहा राजनीतिक संगठन ना आए, गैर राजनीतिक संगठनों की मीटिंग है, धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से वार्ता कर रही है, अक्सर ये बयान आता रहा है आपका। तो अब क्या कहेंगे, गैर राजनीतिक संगठन साथ रहेंगे या फिर राजनीतिक आप उनको साथ नहीं लेंगे? मुझे 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 एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई भी, हम हमेशा एकता के हिमायती रहे हैं, एकता के पक्ष में रहे हैं, लेकिन एकता किन्हीं सिद्धांतों पे होगी ना, या बिना सिद्धांतों के आप एकता कर लेंगे? अगर आप बिना सिद्धांतों के ऊपर एकता करेंगे तो वो एकता ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। हम बिल्कुल एकता के पक्ष में हैं। 10 जनवरी को जब हमारे एसकेएम के कुछ साथी आए थे, हमने मंच से कहा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बाकायदा प्रेस रिलीज में दिया कि भाई सारे साथी आए, आंदोलन को अधिक से अधिक व्यापक करें, आंदोलन को अधिक से अधिक मजबूत करें, ग्राउंड पे उतर के साथ दें। साथियों ने 13 तारीख को मीटिंग करी, 18 जनवरी को मीटिंग करी, उसके बाद फिर मीटिंग करी। उन्होंने उसमें टर्म्स एंड कंडीशन रखने लग गए, शर्त रखने लग गए, हमारे सामने दस्तावेज रख दिए कि भाई ये इतना बड़ा दस्तावेज है। हमने कहा कि भाई ये समय है एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का, एकजुट होकर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन रखने लग गए। मुझे लगता है एकता होनी चाहिए, एकता हमेशा समाज के हित में रहती है, लेकिन एकता बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। जहां तक सवाल है आपका राजनीतिक और गैर राजनीतिक का, अब देखिए, मैं आपको एक थ्योरेटिकल बात करता हूँ, कंसेप्चुअल बात करता हूँ। आप मुझे बताइए मुन्ना भाई, आप भी चुनाव के दौरान सब कुछ कवर करते हैं जी, कितने % लोग हैं हमारे समाज में, कितने % लोग हैं हमारे समाज में जो मुद्दों के आधार पे वोट डालते हैं? जो मुद्दों के आधार पे वोट डालते हो, इतने कितने % लोग हैं जो ये कह के वोट डालते हो कि भाई एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे वोट डालेंगे, हम शिक्षा के मुद्दे पे वोट डालेंगे, हम स्वास्थ्य के मुद्दे पे वोट डालेंगे, हम बेहतर शिक्षा के मुद्दे पे वोट डालेंगे, हम रोजगार के मुद्दे पे वोट डालेंगे? कितने % लोग हैं जो इन मुद्दों पे वोट डालते हैं? वो लड़ाई तो लड़ते हैं इन मुद्दों की, लेकिन चुनाव आते समय वो अपने मुद्दे भूल जाते हैं और जाति और धर्म के नाम पे जो राजनीतिक पार्टियां उन्हें बांटती हैं, जो शराब की बोतल में 2000 के नोट में जो उनकी वोट खरीदती हैं, उस वजह से वो ऐन मौके पे जहां वोट की चोट मारनी होती है वहां वो भटक जाते हैं, वहां वो, क्योंकि हमारा लोकतंत्र अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति, अगर वो ये सोचता है कि सामाजिक मुद्दों के आधार पे मुझे वोट मिल जाएंगे और मैं सीएम बन जाऊंगा, पीएम बन जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि अभी लोकतंत्र उतना मैच्योर नहीं हुआ, अभी लोग सामाजिक मुद्दों पे वोट डालने नहीं लगे हैं। इसलिए उस रास्ते के माध्यम से अभी परिवर्तन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल एक डिबेट है, कि कंसेप्चुअल ये एक डिबेट है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम है कि प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करना। साहब मुझे एक बात बताइए, अभी हरियाणा सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, अगर वो नकली बीज वाले विषय पे अगर एक उन्होंने बेहतर कुछ काम किया जो हमारी मांग भी रही है, तो हमने उसको सही को सही कहा ना जी। जब हम एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर तो राजनीतिक गुलामी करनी पड़ेगी उस पार्टी की, सामने वाले के सही को भी गलत कहना पड़ेगा, गलत को भी गलत कहना पड़ेगा। भाई हम ऐसी गुलामी क्यों करें भाई? हम अपने जमीर की बात करेंगे, जो बात अपनी बुद्धि के अनुसार सही लगेगी उसको सही बोलेंगे, गलत लगेगी उसको गलत बोलेंगे। अभी तेलंगाना में अभी जंगल काटे जा रहे हैं, 400 एकड़ में जंगल काटे जा रहे हैं, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वो गलत कर रहे हैं, उसको हम गलत बोल रहे हैं जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हम बिल्कुल राजनीतिक तौर पे स्वतंत्र रहते हुए अपने किसानी मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा काम है ईमानदारी निस्वार्थ भाव से प्रयास करना। बाकी नतीजा क्या रहता है, कितना आता है, वो मुझे लगता है आने वाला समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में है। श्री कृष्ण जी ने भी कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो हम कर्म कर रहे हैं। कुंवर साहब हमारे साथ अभिमन्यु कुंवर किसान नेता खास बातचीत में मौजूद हैं और 03 किसान आंदोलन कब शुरू होगा ये तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा सवाल रहेगा, कई किसान नेताओं ने आपका आंदोलन जब यहाँ से उठाया गया पुलिस द्वारा, तो एक बात और जानना चाहेंगे, आपका नुकसान कितना हुआ वहाँ किसानों का? इसके सबसे पहले एक बड़ा और सवाल रहेगा, क्या नेता कहते हैं किसान नेता हरियाणा पंजाब कि अगर हम साथ होते, अगर हमें साथ लेके चलते तो ये आंदोलन इस तरीके से पुलिस बिल्कुल भी नहीं दबा पाती और बिल्कुल यहाँ से उठ नहीं पाते किसान। थोड़ी सी मात्रा में अलग अलग किसान हम अलग अलग हो गए, अलग अलग धड़े बन गए, इस वजह से
सरकार प्रशासन कामयाब हो पाया है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, मैं एक बात बड़ी सिंपल बात कहता हूँ कि 4 जनवरी को जब डल्लेवाल साहब के अनशन के 40 दिन पूरे हुए थे, तो 5 लाख से अधिक किसानों की गैदरिंग थी दाता सिंहवाड़ा खनौरी मोर्चे पे, जींद पटियाला बॉर्डर पे। आपके कैमरों ने सबने उसको कैद किया। एक बात, एक बहुत ऐतिहासिक गैदरिंग थी, ऐतिहासिक महारैली थी किसानों की। पिछले 25-30 साल में इतनी बड़ी महारैली नहीं हुई जी। तो एक बात तो लोगों का पूरा जन समर्थन था, लेकिन हमें साथ में ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि जब आंदोलन की शुरुआत थी तो हरियाणा में 70,000 की पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय करी गई, गांव-गांव में फ्लैग मार्च निकाले गए, नौजवानों को पासपोर्ट रद्द करने की धमकियां दी गई, उनकी जमीन कुर्की के नोटिस दिए गए, गांव के गांव पूरे तरीके से सील कर दिए गए। किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को, लोगों की आवाज को कुचला गया, हमें ये भी तो मद्देनजर रखना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम साथ होते तो ऐसा हो जाता, हम साथ होते तो ऐसा हो जाता। फिर साथ आए क्यों नहीं भाई? मना किसने किया था? 14 महीने आंदोलन चल गया, मना किसने किया था? 10 जनवरी को हमने बाकायदा अपील करी, सारे साथी आए, मोर्चे को मजबूती तक लेके जाए, मोर्चे को जीत तक लेके जाए, ग्राउंड पे आके सपोर्ट करें। लेकिन कुछ साथी थे, वो ऐसे थे जो समय समय पे आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी करके जाने अनजाने में सरकार को शह देने का कार्य करते थे, सरकार को जाने अनजाने में मदद देने का कार्य करते थे। चलते आंदोलन के दौरान जिस आंदोलन में 434 किसान घायल हो गए, एक किसान की शहादत हो गई गोली लगने से, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, उस समय कुछ नेता बीजेपी के नेताओं से मीटिंग कर रहे थे, गले मिलके उनसे बातचीत कर रहे थे, कुछ नेता उल्टी सीधी बयानबाजी दे के आंदोलन को डिरेल करने का काम कर रहे थे, कुछ किसान नेता कोई बात समझने के नाम पे हमें फोन करते, 13.5 मिनट की बातचीत होती मुद्दा समझने के नाम पे, फिर उसमें से राजनीतिक पार्टियों की तरह उस ऑडियो को कट कॉपी पेस्ट करके आगे दूरी पेश करते, और जब हमने वो पूरी ऑडियो डाली फिर वो पता नहीं क्यों शांत हो गए। तो इस तरीके की लोगों ने हरकतें करी है और ये पूरे समाज ने देखा है मुन्ना जी, पूरे समाज ने। समाज आईना होता है, समाज सारी चीजें देख रहा था, समाज सारी चीजें समझ रहा था। हम तो आज भी कहते हैं कि ना हमें माइक चाहिए, ना हमें मंच चाहिए, ना हमें मीडिया के सामने आना। आइए सारे साथी, पूरी समर्पण भाव के साथ आइए कि एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे, सारी मांगों को पूरा कराएंगे। आइए, बैठिए, आंदोलन कीजिए, रूपरेखा बनाइए सारे के सारे। क्या दिक्कत है? हम तो चाह रहे हैं, लेकिन वो एकता बिना किसी शर्त, बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के होनी चाहिए। तो हम तो बिल्कुल खुल के कह रहे हैं कि आइए, आंदोलन को मजबूत करें, आंदोलन को अंजाम तक लेके जाएं, बिल्कुल होना चाहिए, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है, लोग जब हमारे पास आते थे मुन्ना जी, तब वहां पे कुछ और बोलते थे कुछ नेता, और बाहर जाके कुछ और बोलते हैं। जैसे एक नेता ने हमें वहां पे आके कहा, जब डल्लेवाल साहब का अनशन शुरू हो चुका था, उससे कुछ दिन बाद, लगभग 20 दिन बाद आके कहा एक नेता ने कि भाई देखो, सरकार बहुत अहंकारी है, सरकार बहुत मजबूत है, सरकार नहीं सुनेगी, इसलिए एक काम करो, पुलिस को आने दो, डल्लेवाल साहब को उठा के लेके जाने दो, और आप लोग दूर से खड़े होकर सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते रहना, आप रोकना मत। एक नेता तो ये सलाह दे रहा है, एक नेता ये सुझाव दे रहा है, जबकि डल्लेवाल साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मरना मंजूर है, मेरे चारों तरफ इतनी मजबूत पहरेदारी रखो कि पुलिस मेरे नजदीक तक ना आ पाए। फिर एक दूसरा नेता आता है, वो हमारे पास आके 13 जनवरी को ये कहते हैं कि भाई देखो, सरकार बहुत अहंकारी है, सरकार बहुत मजबूत है, सरकार किसी की सुनेगी नहीं, बोला आप लोगों पे जिम्मेदारी है, डल्लेवाल साहब की जिंदगी बचाओ। और फिर वो लीडर कहता है कि दिल्ली में उसके बहुत संबंध है, अगर दिल्ली में किसी से बात करनी हो तो वो बात कर लेंगे, वो बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे, सारे संपर्कों से बातचीत करेंगे। अरे भाई, आप किसान नेता हो, आपको ये कहना चाहिए कि हाँ भाई, लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़ाई को जीत तक लेके जाएंगे और हमारा संगठन भी आपके साथ आएगा, कहना ये चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि फलाने से भी उसकी जान पहचान है, फलाने से भी उसकी जान पहचान है, फलाने से भी उसकी जान पहचान है, वो फलाने से भी संपर्क कर लेगा, फलाने से भी संपर्क कर लेगा। अरे भाई, आप लीडर हो या डीलर हो? लीडर की बात करो ना, ये डीलर की बात क्यों कर रहे हो, ये डील की बात क्यों कर रहे हो कि उससे भी बात कर लेंगे, उससे भी बात कर लेंगे, उससे भी बात कर लेंगे। और बड़ी हैरानी की बात, हमारे पास ये बात कह के जाते हैं, उसके बाद कहीं बाहर जाके हमारे जेल में जाने के बाद कुछ और बातें कह रहे हैं। यार, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों ला रहे हो आप? और मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैठाओ उनको आमने सामने, किस तारीख को वो क्या सलाह देके गए, हम रखेंगे उनके सामने। जिसको भी वो पवित्र मानते हो, मंदिर को, मस्जिद को, गुरु घर को, जहाँ भी पवित्र मानते हो, चले वहां पे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, मैं ये जरूर कहूंगा मुन्ना जी, सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच को कभी पराजित नहीं किया जा सकता, ये बड़े बुजुर्ग कह के गए। जी, अभिमन्यु जी, अब
आप जिले जिले में जा रहे हैं क्या दोबारा से आंदोलन अभी शुरू होने देखिए, वाला है? डल्लेवाल साहब ने 131 दिन बाद किसानों के कहने पे आंदोलन खत्म कर, भूख हड़ताल खत्म कर दिया अपनी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन जारी और जारी रहेगा। उन्होंने आंदोलन को लेके ये कहा है। देखिए जी मुन्ना जी, अभी लगातार महापंचायतों का दौर जारी है। अभी पंजाब में महापंचायतें हो रही हैं। 10 अप्रैल तक पंजाब में महापंचायत है। उसके बाद गेहूं की कटाई का सीजन पूरा होने के बाद मई के पहले सप्ताह में हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर 5-6 बड़ी बड़ी महापंचायतें प्लान करी गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दक्षिण भारत के राज्यों में भी महापंचायतें प्लान करी गई है। हमारे पास तमिलनाडु से भी पूरा एक लेटर आया है किसान संगठनों का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वे एक बहुत बड़ी महापंचायत करना चाहते हैं दक्षिण भारत की, जिसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं मौजूद रहे। आज बरनाला जिले में महापंचायत थी। डल्लेवाल साहब जैसे ही अपना भाषण खत्म किया, उनके अचानक से पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो उनको फिर बरनाला के एक निजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई उनकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल है और इतनी लंबी भूख हड़ताल के बाद अभी उनको समय लगेगा काफी रिकवर होने में, और बड़े धैर्य के साथ, बड़े प्रिकॉशन के साथ उनकी रिकवरी करानी है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी भी जो कल का उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, उसमें उनकी कीटोन बॉडी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कीटोन बॉडी रिपोर्ट पॉजिटिव आने का अर्थ है जब कोई व्यक्ति बाहर से कुछ नहीं खाता, पानी के अलावा कुछ नहीं पीता, तो उसका शरीर ही शरीर को अंदर से खाने लग जाता है। इसका मतलब कि उसके बाद कीटोन बॉडी यूरिन में पॉजिटिव आती है। आप ये गूगल पे सर्च करके पढ़ लो, आप किसी भी डॉक्टर से ये समझ लो, एक नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मल हालात में कीटोन बॉडी यूरिन का नेगेटिव आना चाहिए। डल्लेवाल साहब का कल तक पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब उनका शरीर ही अंदर से शरीर को खा रहा है। और जब से उनका अनशन शुरू हुआ तब से लेके कल तक, जब उन्होंने अनशन खत्म किया बड़े भारी मन से, उनका कीटोन बॉडी रिपोर्ट पॉजिटिव आया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी जो जांच करने वाले जो प्लेटफॉर्म है, लैब्स हैं, लाल पैथ लैब है और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, उन्हीं की रिपोर्ट्स कह रही हैं। लेकिन कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो अपने घर में बैठ के ज्ञान देते हैं, वो अब ये कह रहे हैं, बोला यार कोई आदमी इतने दिन तक भूखा कैसे रह सकता है? अरे भाई चलो, हमारी बात पे विश्वास मत करो, आप मेडिकल रिपोर्ट्स पे तो विश्वास करो। और अगर मेडिकल रिपोर्ट्स पे विश्वास नहीं है तो फिर उन मेडिकल रिपोर्ट्स को चैलेंज करो आप कोर्ट में, फिर उनको झूठा साबित करो फिर उन लोगों को। अदरवाइज ये तथाकथित ज्ञान देना घर में बैठ के बंद कर दो। अभी डल्लेवाल साहब पूरे देश के दौरे पर निकलेंगे, उनका कमिटमेंट है कि पूरे देश के दौरे पर मैं जाऊंगा, किसानों को संगठित करूंगा, हम सब लोग आपस में बैठेंगे, आत्म मंथन करेंगे, हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमारी कुछ गलतियां रही होंगी, उनको भी सुधार करने का कार्य किया जाएगा। और जहां कमी पेशी रही होगी उसको सुधार के एक बड़ा जन आंदोलन, एक व्यापक आंदोलन, इसको और ज्यादा तेज किया जाएगा। और मैं अंत में आपसे जरूर कहूंगा कि अभी हमारी कुछ मीटिंग्स होनी है, इसलिए थोड़ा समय का एक अभाव है। जी, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मैं जरूर क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए, आपसे आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ खास बातचीत में बने थे। बहुत जल्दी किसान आंदोलन कहते हैं पूरे देश में दुगनी गति से फिर दोबारा से 3.0 किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है। और बहुत जल्द ही कई महापंचायतें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में रखी गई हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।